Assalamu alaikum. Today we will discuss about nucleotides and nucleic acids. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Nucleotides have a variety of roles in cellular metabolism. They are the energy currency in metabolic transactions, and they are the constituents of nucleic acid, deoxy, ribonucleic acids, and ribonucleic acids. The amino acid sequence of every protein in a cell and the nucleotide sequence of every RNA is specified by the nucleotide sequence in cell's DNA. It's mean कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सेलुलर मेटाबॉलिज्म में रोल है और ये एक एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करते हैं। और दूसरा ये है कि ये न्यूक्लिक एसिड का कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स भी हो सकते हैं। और जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है ऑफ एवरी प्रोटीन्स और जो आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो हम डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हैव 3 कंपोनेंट: नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, a pentose sugar and a phosphate. Nucleosides have 2 components: a nitrogen containing base, second a pentose. Next, structure of nucleotides. In figure A, this is the structure of nucleotides because it contains phosphate group, a pentose sugar and nitrogenous base. Nitrogenous bases are of 2 types: purine and pyrimidine bases. In figure A, in pentose sugar at the 2' position you can see the hydroxyl group, so it is a ribonucleotides because in deoxyribonucleotides this OH group at the 2' position is replaced with hydrogen atom. And in figure B, these are the parent compounds of the pyrimidines and purine bases of nucleotides. Purine and pyrimidine bases of nucleotides के जो प्यूरीन्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं, एडिनिन है और गुआनिन है। पायरिमिडीन्स में जो साइटोसिन है ये तो डीएनए और आरएनए में दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो थायमीन है वो सिर्फ डीएनए में पाई जाती है और जो यूरासिल है वो आरएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड का नॉमेनक्लेचर क्या है। प्यूरीन्स में अगर हम एडिनिन की बात करें तो इसका न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन है, न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलेट है और न्यूक्लिक एसिड आरएनए है। डीऑक्सी एडिनोसिन की इसका न्यूक्लियोसाइड होगा डीएनए के लिए और डीऑक्सी एडिनाइलेट इसका न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लिक एसिड इसका डीएनए है। तो ऐसे ही गुआनिन के लिए है। नेक्स्ट है पायरिमिडीन, साइटोसिन का जो न्यूक्लियोसाइड है वो साइटिडीन है और इसका जो न्यूक्लियोटाइड है वो साइटिडाइलेट है और इसका न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। डीऑक्सी अगर हम डीएनए के लिए इसका जो न्यूक्लियोसाइड देखें तो वो डीऑक्सी साइटिडीन है और न्यूक्लियोटाइड होगा डीऑक्सी साइटिडाइलेट और न्यूक्लिक एसिड डीएनए। थायमीन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है इसलिए इसका जो न्यूक्लियोसाइड है वो थायमिडीन, डीऑक्सी थायमिडीन और न्यूक्लियोटाइड थायमिडाइलेट, डीऑक्सी थायमिडाइलेट। और यूरासिल की अगर हम बात करें क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट है तो इसके न्यूक्लियोसाइड यूरिएडीन और यूरिडाइलेट, तो न्यूक्लिक एसिड इसका आरएनए होगा। ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के उनकी स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन के। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास डीऑक्सी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो 2' पोजीशन पर अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर OH ग्रुप नहीं है हाइड्रोजन है तो वो डीऑक्सी हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ये एडिनिन अटैच है तो इसके लिए डीऑक्सी एडिनाइलेट होगा और इसका सिंबल ADA डीऑक्सी या DAMP होगा, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और इसके न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी एडिनोसिन। ऐसे ही गुआनिन के लिए भी कि डीऑक्सी गुआनालेट है, जी हम इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं DG या DGMP, डीऑक्सी गुआनोसिन भी यूज़ कर सकते हैं। और थायमीन के लिए भी डीऑक्सी थायमिडाइलेट T
इसका सिंबल है DT या DTMP और इसकी न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी थायमिडीन है। और साइटोसिन की हम बात करें तो उसमें भी डीऑक्सी साइटिडाइलेट, डीऑक्सी साइटिडाइन 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, DCMP, और DC भी यूज़ कर सकते हैं, C भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स का डीऑक्सी साइटिडीन है। ऐसे ही राइबो न्यूक्लियोटाइड्स पे आ जाएं तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में बाकी सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर OH अटैच करेंगे स्ट्रक्चर में और यहाँ पर डीऑक्सी हटा देंगे, सिंबल्स से भी DD हटा देंगे और जो न्यूक्लियोसाइड है वहाँ पर भी डीऑक्सी हटा देंगे। बाकी सारा जो सिंबल्स वगैरह हैं वो वैसे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर यूरासिल का डिफरेंस आएगा क्योंकि वहाँ पर हमने थायमीन को डिस्कस किया था, यहाँ पर यूरासिल है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो RNA है उसमें यूरासिल प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम सिंबल AMP, गुआनिन के लिए GMP, यूरासिल के लिए UMP, साइटोसिन के लिए CMP और इनका जो न्यूक्लियोसाइड है वो एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन और साइटिडीन, मतलब डीऑक्सी नहीं लगाएंगे। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन द कोवलेंट बैकबोन के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कैसे होते हैं, फिर वो DNA स्ट्रैंड कैसे बनता है, तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से बनता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता कैसे है, ये 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल और 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान ये बॉन्ड बनता है जिसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और ये इनकी जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करती है कि 5 प्राइम इसका जो एंड है वो फ्री होगा और 3 प्राइम एंड भी इसका फ्री होगा। यहाँ पर 3 प्राइम पर आके कोई भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा, अपना फॉस्फेट इधर अटैच करेगा तो ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे ही RNA में है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पेंटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कि जब भी हम किसी सिंगल स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को लिखेंगे तो वो हम 5 प्राइम एंड से स्टार्ट करेंगे, 3 प्राइम एंड पर एंड करेंगे। कि जैसे हमने पीछे देखा कि 5 प्राइम पर इसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो यहाँ पर आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स इन बेस पेयर्स डिफाइंड बाय वाटसन क्रिक के जो वाटसन क्रिक का DNA मॉडल था उससे हमें ये पता चला कि जो एडेनिन और थायमीन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसकी जो वीडियो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है कि ये थायमीन का जो है वो स्ट्रक्चर है ये एडेनिन का है और इनमें जो बॉन्ड है वो एक ये बॉन्ड है जो हम यहाँ पर हमने देखा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है और ये इनका डिफरेंट एटम्स का आपस में डिस्टेंस है कि इनका आपस में क्या डिस्टेंस है। अगर हम देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1, थायमीन की कार्बन नंबर 1 का और एडेनिन की कार्बन नंबर 1 का डिस्टेंस तो वो 11.1 ऑंगस्ट्रम है। अगर इसके ये जो बॉन्ड बना हुआ है थायमीन की नाइट्रोजन और एडेनिन की नाइट्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.0 ऑंगस्ट्रम है। अगर जो थायमीन की ऑक्सीजन और एडेनिन की नाइट्रोजन के दरमियान डिस्टेंस है वो 2.8 ऑंगस्ट्रम का है। ऐसे ही अगर हम गुआनिन की बात करें, गुआनिन और साइटोसिन की, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्लू कलर शेडिंग है ये इनमें बॉन्डिंग हुई हुई है। और अगर साइटोसिन की ऑक्सीजन और गुआनिन की नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, जो थर्ड बॉन्ड वाली है ऊपर बॉन्ड जो है उसमें भी बिल्कुल सेम डिस्टेंस है 2.9 और नीचे वाली में भी 2.9 ऑंगस्ट्रम का डिफरेंस है। और ये जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है दोनों के, गुआनिन और साइटोसिन, इनके दरमियान भी 3.0 ऑंगस्ट्रम का डिफरेंस है जैसा कि हमने एडेनिन और थायमीन में देखा था। और गुआनिन की कार्बन नंबर 1 और साइटोसिन की कार्बन नंबर 1 के दरमियान अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो है 10.8 ऑंगस्ट्रम। अब ये कुछ स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं जो DNA में आती हैं।
जिससे डीएनए में वेरिएशंस आती हैं कि वो कोई भी अपनी स्ट्रक्चर को अटेन कर सकता है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर कम से कम 7 बांड दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 7। अब ये 7 में से 6 बांड ऐसे हैं जो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला हो गया, सवाए 4 को छोड़ के बाकी सारे बांड फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ये बांड इसलिए रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि आप देखें ये इसने एक रिंग स्ट्रक्चर सी बनाई हुई है। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो रोटेशन है वो स्टेरिकली रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि ये भी रोटेट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इन बांड की रोटेशंस की वजह से डीएनए में आती हैं। अब जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि डीएनए में 2 टाइप्स की बेसिस हैं, प्यूरीन्स हैं और पायरिमिडीन्स हैं। अब जो प्यूरीन्स हैं उनकी 2 कन्फर्मेशन होती हैं डीएनए में, सिन फॉर्म में और एंटी फॉर्म में, लेकिन जो पायरिमिडीन्स हैं उनकी सिर्फ एंटी फॉर्म ही अवेलेबल है स्ट्रक्चरल वेरिएशंस में, जिससे डीएनए में स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आती हैं। अब जब वो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आती हैं बांड्स की रोटेशन से तो डीएनए की डिफरेंट फॉर्म बन जाती हैं। अब वो फॉर्म्स एक ए फॉर्म है, एक बी फॉर्म है और एक जी फॉर्म है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है कि स्ट्रक्चरल की रोटेशंस आने की वजह से आपस में एक दूसरे से कितना डिफ़र करते हैं। अब जो ए फॉर्म है उसकी अगर हेलिकल सेंस देखें कि वो उसका हेलिक्स जो है वो उसकी टर्न कैसी हैं कि वो मतलब लेफ़्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड है। तो जो ए फॉर्म है उसकी राइट हैंडेड है, बी फॉर्म की भी राइट हैंडेड है, जी फॉर्म की भी लेफ़्ट हैंडेड है। डायमीटर इनका देखें तो 26 ऑंगस्ट्रम ए फॉर्म के लिए, 20 ऑंगस्ट्रम बी के लिए, जी फॉर्म के लिए 18 ऑंगस्ट्रम है। बेस पेयर पर हेलिकल टर्न ए फॉर्म में 11 है, बी फॉर्म में 10.5 है, जी फॉर्म में 12 है। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर तो जो ए फॉर्म है उसमें 2.6 ऑंगस्ट्रम है, बी फॉर्म में 3.4 ऑंगस्ट्रम है, जी फॉर्म में 3.7 ऑंगस्ट्रम है। बेस टिल्ट नॉर्मल टू द हेलिक्स एक्सन वो ए फॉर्म में 20 डिग्री, बी फॉर्म में 6 और जी फॉर्म में 7 डिग्री। नेक्स्ट शुगर पुकर कन्फर्मेशन, जो ए फॉर्म है उसमें कार्बन 3 प्राइम एंडो है और जो बी है उसमें कार्बन 2 प्राइम एंडो है। जी फॉर्म में कार्बन 2 प्राइम एंडो फॉर पायरिमिडीन्स के जो जी फॉर्म है उसमें जब हम पायरिमिडीन्स की बात करेंगे उसमें उनका जो कार्बन नंबर 2 होगा वो एंडो होगा, और जब हम प्यूरीन है जी फॉर्म में उनका कार्बन 3 प्राइम एंडो होगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइल बांड कन्फर्मेशन, जो ए फॉर्म है उसमें एंटी होगी, बी फॉर्म में भी एंटी होगी, जी फॉर्म में एंटी फॉर पायरिमिडीन्स, सिन फॉर प्यूरीन। अब ये कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स हैं डीएनए की, उनमें सबसे पहले है पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स कोई भी ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको हम लेफ़्ट से राइट पढ़ें या राइट से लेफ़्ट पढ़ें तो वो सेम हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रोटेटर या नर्सेस रन, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। लेकिन हम जब डीएनए की बात करेंगे तो पैलिंड्रोम्स आर द सीक्वेंस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड्स विद 2 फोल्ड सिमेट्री। कि इसकी 2 फोल्ड सिमेट्री होगी कि जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो एक हम इसकी रोटेशन देंगे हॉरिजेंटल एक्सिस एट 180 डिग्री और एक वर्टिकल एक्सिस में हम इसको रोटेट करेंगे तो ये सुपर इम्पोज होंगी पैलिंड्रोम। लेकिन जब हम मिरर रिपीट की बात करते हैं तो मिरर रिपीट ऑन द अदर हैंड हैज़ अ सिमेट्रिक सीक्वेंस विद इन ईच स्ट्रैंड। इसमें एक डिफरेंस आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो पैलिंड्रोम्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रैंड्स में हैं, कि एक ऊपर वाले स्ट्रैंड में और एक नीचे वाले स्ट्रैंड में उनकी कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। लेकिन जो मिरर रिपीट्स हैं वो विद इन
ईच स्ट्रैंड उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं वो पाई जाती हैं कि बिल्कुल सेम सीक्वेंस अगर इधर से इसको रीड करें और इधर से इसको इस तरफ रीड करें तो सीक्वेंस सेम है, तो ये मिरर रिपीट है। तो अगर हमने इनको सुपर इम्पोज करना है तो हमने सिर्फ वर्टिकल एक्सिस पे इसकी रोटेशन लेके जानी है, सिंगल 180 डिग्री रोटेशन ऑन वर्टिकल एक्सिस, तो हम इनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। और ऐसे ही इनमें एक और स्ट्रक्चर हेयर पिन आती है कि जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का या आरएनए का इन्वॉल्व होता है, तो उससे हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाती है। उसमें भी सेम स्ट्रैंड में कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती हैं। मिरर रिपीट्स में तो इधर से उसको रीड करें, लेफ़्ट से राइट करें या राइट से लेफ़्ट करें तो उनकी सीक्वेंस सेम है। लेकिन जब हेयर पिन की हम बात करेंगे तो इनमें कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाई जाती हैं। ये अगर हम यहाँ से 5 प्राइम में देखें तो ये थायमीन जो है वो इस एडेनिन के साथ बाइंड कर सकती है, और ये सी आगे जो है वो इसके साथ जो है बाइंड कर सकता है। सॉरी, उसमें ये है कि ये जो बेसिस हैं ये अपनी कम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ आगे जब बेस पेयरिंग करेंगी तो हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाएगी। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे कि जब हम 2 स्ट्रैंड्स की बात करेंगे, अगर 2 स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर हमें एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर डीएनए की मिलेगी तो हम उसको क्रूसीफॉर्म बोलते हैं। ये बेस पेयरिंग पैटर्न है इन ट्रिप्लेक्स डीएनए में कि अगर कोई ट्रिप्लेक्स बन गया है डीएनए में तो उसमें बेसिकली 2 स्ट्रैंड जो होंगे वो पायरिमिडीन बेसिस के होंगे, कि जैसे ये देखें ये एक पायरिमिडीन बेस ये है और एक ये है, तो इनके स्ट्रैंड होंगे 2, और ये एक गुआनिन बेस है वो एडेनिन, तो इनके मतलब 2 पायरिमिडीन स्ट्रैंड होंगे और एक प्यूरीन स्ट्रैंड होगा ट्रिप्लेक्स डीएनए में। उसके अलावा अगर हम जीसी की बात कर लें, गुआनिन की और साइटोसिन की, उसमें भी जी सिंगल है दैट इज़ प्यूरीन और सी साइटोसिन और पायरिमिडीन्स के। जब हम ट्रिप्लेक्स की बात करेंगे तो ट्रिप्लेक्स में पायरिमिडीन के जो हैं वो 2 स्ट्रैंड्स आएंगे और प्यूरीन का सिंगल स्ट्रैंड आएगा। ऐसे ही इसके कुछ इन्हीं बेस पेयरिंग पैटर्न से एक टेट्राप्लेक्स बनता है जो गुआनिन रेजिड्यूज़ की वजह से बनता है। आप देखें इधर ये भी गुआनिन का मालिक्यूल है, ये भी गुआनिन का मालिक्यूल है, ये भी गुआनिन का मालिक्यूल है और ये भी गुआनिन का मालिक्यूल है, जो आपस में बॉन्डिंग बनाकर इन्होंने एक टेट्राप्लेक्स बनाया हुआ है। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए के जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हम इसको सिंगल स्ट्रैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा डबल स्ट्रैंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जब डीनेचुरेशन इसकी बेसिकली टेम्परेचर हाई कर देंगे तो इसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर को दोबारा सूटेबल कंडीशंस पर लेके आएंगे तो फिर वो ये दोबारा एनीलिंग के ज़रिए कंबाइन होकर डबल हेलिकल डीएनए बन जाएगा। और जब ये इनकी डीनेचुरेशन जारी रहेगी तो सेपरेशन स्ट्रैंड्स की हो जाएगी, तो जिससे फिर वो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन रैंडम कॉइल्स के वो रैंडम कॉइल्स में डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसकी एनीलिंग स्टार्ट करना शुरू हो जाएंगे तो पहले ये ऐसे स्टार्ट होगा कि थोड़ी सी बेस पेयरिंग होगी, बाकी भी रहती होगी, तो ऐसी एनीलिंग से फिर ये दोबारा डबल हेलिकल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके अलावा इसमें जब हम इनका रिलेशन देखें टेम्परेचर का और डीनेचुरेशन का, इसका टेम्परेचर राउंड अबाउट 80 से अबव किया जाता है। जब 80 से अबव किया जाता है तो डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही इसका एक मेल्टिंग टेम्परेचर का जीसी कंटेंट्स के साथ भी रिलेशन है कि जीसी कंटेंट्स में, क्योंकि हमें पता है कि जो गुआनिन है और साइटोसिन है इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर
इंक्रीज़ करना होगा। जैसे ही हमें इंक्रीज़ करेंगे उससे उतनी ही हम ज़्यादा डीनेचरेशन कर सकते हैं डीएनए की। अब ये देखें आप, पार्शली डीनेचर डीएनए ये एरोज से दिखाया गया है कि ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये दो स्ट्रैंड जो हैं आपस में सेपरेट हो चुके हैं यहाँ पर, और इधर भी और यहाँ पर भी, लेकिन जो बाकी है अभी वो इंटैक्ट है। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इनकी डीनेचरेशन कंप्लीट हो जाएगी। डीएनए में हम हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते हैं कि किसी भी सैंपल से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, उनको हम एक सोल्यूशन में रखें, फिर उन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो डीएनए आपस में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे कि आप इधर देखें, सैंपल नंबर 1 है और ये सैंपल नंबर 2 है। जब हमने मिक्स एंड कूल किया तो कुछ हाइब्रिड बने, कुछ डुप्लेक्स ऑफ सैंपल नंबर 1, कुछ डुप्लेक्स ऑफ सैंपल 2। मतलब इसका मतलब कि डीएनए में हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टी भी है कि वो हाइब्रिडाइज कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइमर्स। अब ये पायरिमिडीन डाइमर्स बन जाने की वजह से डीएनए में एक बैंड डेवलप हो जाता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जिससे हमें साइक्लोब्यूटेन थायमीन डाइमर बनता है, तो इसमें देखें, इसमें कार्बन नंबर 5 इन्वॉल्व है और कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व है। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 इन्वॉल्व है ऑफ एडजेसेंट पायरिमिडीन रेजिड्यूज। और इसके अल्टरनेशन जो रिएक्शन देखें उसमें सिर्फ 6 और 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं, जिससे फिर वो 6,4 फोटो प्रोडक्ट बनता है। 6,4 फोटो प्रोडक्ट बनता है, जिससे फिर एक बैंड डेवलप हो जाता है डीएनए में, जिसको हम किंक बोलते हैं। अब ये है कोलिनियरिटी ऑफ कोडिंग डीएनए के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन्स की, और जो आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हम उसको डीएनए की जो सीक्वेंस है उससे स्पेसिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डीएनए है और यहाँ से एमआरएनए बना। इस डीएनए से उस एमआरएनए का हमें पता है कि एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है जो एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो इसलिए अगर हम आर्जिनिन को हम देखते हैं तो आर्जिनिन के लिए हम पहले एक कोडॉन बनाएंगे, उस कोडॉन का कम्प्लीमेंट्री डीएनए में देखेंगे कि इसकी क्या सीक्वेंस है। तो ऐसे हम जो है प्रोटीन्स की अमाइनो एसिड सीक्वेंस और आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डीएनए की सीक्वेंस से स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ये कंटेंट्स हैं इंसान जीनोम्स के, उनमें टोटल डीएनए बेस पेयर्स में जो है कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं। अब इसमें अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की हम बात कर लें कि होमो सैपियंस ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज यू नो अबाउट 46 हैं, और माउस की अगर हम बात करें तो वो 40 है। प्लांट्स में हम अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है एक प्लांट्स हैं, उसका अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो उनमें 10 हैं। और इस तरह अगर हम जीन्स की बात करें तो होमो सैपियंस ह्यूमंस, हम में जो जीन्स हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वो हैं 29,000। और अगर हम माउस की बात करें तो उसमें 27,000 हैं। और ऐसे ही अगर हम फॉर एग्जांपल यीस्ट की बात कर लें तो उसमें अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स हैं 5,860। तो इतने नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अगर हम बैक्टीरियम की बात करें, एस्चेरिचिया कोली K12, तो ये एक बैक्टीरिया है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है 1 है, और अप्रॉक्सीमेट जीन है 4,435। तो ये कुछ
यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं। एज यू नो अबाउट कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और टीलोमियर्स हैं और क्रोमाटिड्स होते हैं। ये जो यहाँ पर रीजन है ये टेलोमियर्स हैं, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर है। यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर हैं ये सेल डिवीजन में अटैचमेंट का रोल करते हैं और यहाँ पर जो है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रोमेटिन और कंडेंस्ड क्रोमोसोम की एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूक्लियस में से उठाएं तो ये न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है क्रोमेटिन की फॉर्म में। अगर हम यहाँ से इसको निकालते हैं, पहले सोलेनाइड क्रोमेटिन फाइबर बनता है जिसमें एक न्यूक्लियोसोम है कि उसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं तो वो एक दूसरे के मतलब ऊपर जो है ओवरलैप उन्होंने किया हुआ है डीएनए को। फिर अगर हम इससे भी बाहर आएँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया कि जो ऊपर वाले एंड हैं वो इसके टीलोमियर्स हैं, जो इसका सेंटर है वो उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं और ये जो बाकी हैं इसको क्रोमाटिड्स या आर्म्स बोलते हैं। तो ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। क्रोमेटिन्स की अब 2 टाइप्स हैं, एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है जो टाइटली पैक्ड है और एक यूक्रोमेटिन है जो लूजली पैक्ड है। अब जो हेटेरोक्रोमेटिन टाइटली पैक है वो उन रीजन्स में होता है जहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम जीन्स नहीं होते, वेयर देयर आर फ्यू टू नो जीन्स, के या तो होते हैं या फिर होती ही नहीं है। तो इनकी 2 टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। और इनका फंक्शन क्या है कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं ये जो हेटेरोक्रोमेटिन्स हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये जो ऊपर वाला है ये टीलोमियर है, ये सेंट्रोमियर है और ये यहाँ पर ब्लू शेड में जो है या पर्पल शेड में ये यूक्रोमेटिन है। अब ये जो ऑरेंज कलर वाले हैं ये क्या हैं, रीजन्स इंडिकेट हेटेरोक्रोमेटिन कि ये टाइटली पैक हैं। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर या तो कुछ जीन्स हैं या नहीं हैं। और जो यूक्रोमेटिन है ये लूजली पैक्ड होता है, फाउंड्स इन रीजन ऑफ अ क्रोमोसोम वेयर देयर आर मैनी जीन्स, अनफोल्डेड स्ट्रक्चर्स इनकी होती हैं और फंक्शन है इनका एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। तो ये हमने जैसे पीछे आपको मैंने बताया न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम में ये देखें ये डीएनए है ये वाला और इसने 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को आपस में जो है वो रैप किया हुआ है। तो ये डीएनए है और इसके बाहर जो है वो H1 हिस्टोन है। तो इस सारे चीज़ को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये बेसिकली 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का कम्प्लेक्स है और ऊपर इसके डीएनए ने बाउंड किया हुआ है। तो फिर जो कम्प्लेक्स बनता है हम उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब ये एक डिवाइडिंग माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है कि जैसे किसी भी सेल की डिवीजन होती है तो वो बेसिकली पहले सेंटर से थोड़ा सा बेंड होना शुरू होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ से इसमें एक बेंडिंग डेवलप हो रही है। जैसे जैसे ये डिवाइड होता जाएगा तो ये इस साइड वाला एक अलग माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा और ये एक अलग बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब डीएनए में जीन्स प्रेजेंट हैं। तो व्हाट आर जीन्स? जीन्स की अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन देखें तो ये एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइंस और अफेक्ट्स सिंगल कैरेक्टर और फिनोटाइप फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज आई कलर। कि जीन एक क्रोमोसोम का पोर्शन होता है जो डिटरमाइन करता है या अफेक्ट करता है किसी भी सिंगल कैरेक्टर को या फिनोटाइप को। जिस तरह हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी की एग्जांपल ले लें विजिबल की, कि जिस तरह हम आई कलर है जो हमें नज़र आता है, कुछ लोगों का आई कलर ब्लैक है, ब्राउन है। तो इस तरह अगर हम इसकी जो जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने इसकी जो डेफिनेशन दी थी 1940 में, वो क्या है, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट डिटरमाइंस और कोड्स फॉर वन एंजाइम द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस।
कि जो वन जीन वन एंजाइम उन्होंने ये कहा था कि जो जीन है वो एक एंजाइम को कोड करता है, कि जो एक जीन है वो कोड फॉर वन एंजाइम। तो इस तरह वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बन गया था। फिर इसको दोबारा उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ब्राउडनेट कर दिया कि ये एक वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस है। इसकी जो मॉडर्न बायोकेमिकल डेफिनेशन है वो है कि अ जीन is all the DNA that encodes the primary sequence of some final gene product, which can be either a polypeptide or an RNA with a structural or catalytic function। कि अगर आप इस रेड वर्ड्स को ही गौर ध्यान से देखें कि जीन encodes primary sequence of polypeptides और RNA विद अ स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक फंक्शन, कि जीन एक वो प्राइमरी सीक्वेंस को इनकोड करता है जिससे फिर एक फाइनल जीन प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड हो चाहे वो आरएनए बन सकता है, जिनका एक स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक फंक्शन होगा। अब ये कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होती हैं। अब इनका ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं इनका कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस होता है डीएनए में। तो ये क्या इनका फंक्शन होता है? प्रोवाइड सिग्नल्स दैट मे डिनोट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ जीन्स, कि ये हमें एक सिग्नल देती हैं जो हमें ये बताता है कि यहाँ से जीन स्टार्ट हो रहा है या यहाँ पर एंड हो रहा है, और इन्फ्लुएंस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स, या फिर ये ट्रांसक्रिप्शन जो जीन्स की होनी होती है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, या और फंक्शन एज इनिशिएशन पॉइंट्स फॉर एप्लीकेशन और रिकम्बिनेशन, या फिर ये एक इनिशिएशन पॉइंट्स के तौर पर जो है वो फंक्शन करती हैं फॉर एप्लीकेशन और रिकम्बिनेशन। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।